नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची को अपडेट किया है। संकटापन्न प्रजातियों की IUCN लाल सूची को वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। ये पादपों और जीवों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की विश्व की सबसे व्यापक सूची है। ये सूची IUCN के वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम में शामिल प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों के एक समुच्चय का उपयोग करती हैं। आइए अब अपडेट की गई जानकारियों को जानते हैं। मत्स्य, शार्क और मेंढकों की प्रजातियों सहित 31 नई प्रजातियां वन में विलुप्त हो चुकी हैं। 15 ताजे जल की मत्स्य प्रजातियां फिलीपींस में लानो झील की स्थानिक हैं। लॉस्ट शार्क को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और प्रोटेया कुल की 3 मैकाडेमिया प्रजातियां शामिल की गई हैं। वर्तमान में IUCN की लाल सूची में 1,12,432 प्रजातियां हैं और लगभग 1/3 यानी 30,178 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है। वर्ष 2009 के बाद से जेरेंडस कॉर्सर, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, इसके अस्तित्व की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा हिमालयी बटेर को अंतिम बार वर्ष 2010 में देखा गया था, लेकिन इसके अभी भी विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है और वर्ष 2023 तक इसके विलुप्त होने का अनुमान है। ताजे जल की सभी 5 डॉल्फिन प्रजातियों, जिसमें गंगा, अमेजन, सिंधु, इरावदी और ट्यूकुसी पर विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है। आइए अब IUCN के बारे में जानते हैं। IUCN सरकार और नागरिक समाज संगठन दोनों की साझेदारी में विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसे प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिक रूप से संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। IUCN प्रत्येक 4 वर्षों में वैश्विक संरक्षण कार्यसूची निर्धारित करने के लिए IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करता है। हाल ही में भारत बांग्लादेश आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत द्वारा वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी विजय की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के एक दिन बाद किया गया था। आपको बता दें कि इस युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब इस सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों को जानते हैं। भारत के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच पुनर्स्थापित किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। ये पूर्व में सिलीगुड़ी लिंक के माध्यम से गुजरने वाला दार्जिलिंग मेल था। एक अन्य रेल संपर्क करीमगंज महिषासन रेल संपर्क का वर्ष 2022 में संचालन होने की संभावना है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश से होकर पश्चिम बंगाल के हिल्ली से मेघालय के महेंद्रगंज तक संपर्क की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग के स्तर पर त्रिपुरा से दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शेष रहे सभी खंडों में बाड़ लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। बांग्लादेश ने राजशाही जिले के निकट पद्मा नदी से जुड़े नदी मार्ग के माध्यम से 1.3 किलोमीटर की निर्बाध आवाजाही का अनुरोध दोहराया है। जल संसाधनों में सहयोग के स्तर पर तीस्ता नदी के साथ साथ मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दूध कुमार नामक 6 संयुक्त नदियों के जल के बंटवारे पर चर्चा की गई है। बंटवारे पर अंतरिम समझौते की रूपरेखा को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। भारत द्वारा लागू की जाने वाली उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं, सीमा पार हाथी संरक्षण पर हस्ताक्षर किए गए और इसके साथ ही बांग्लादेश के बारिसाल शहर में अपशिष्ट निपटान के लिए उपकरणों की आपूर्ति आदि से संबंधित दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। गैस अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा $60 बिलियन निवेश की योजना बनाई जा रही है। ये योजना वर्ष 2024 तक गैस अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना करती है। इसमें द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG टर्मिनलों और शहरी गैस वितरण यानी CGD नेटवर्क पाइपलाइनों को भी शामिल किया गया है। दरअसल वर्ष 2030 तक ऊर्जा उत्पादन में गैस की हिस्सेदारी बढ़कर 15% हो जाने की संभावना है। वर्तमान में देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में गैस की खपत का भाग 6% है। हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक गैस की मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हैं, जैसे इसकी अधिक उपलब्धता, पारेषण और वितरण अवसंरचना का विकास, ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की पर्यावरण के अनुकूल विशेषताएं आदि।
गैस अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना का विकास करके गैस ग्रिड के साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों को जोड़ा जाएगा। 400 जिलों में विस्तृत 232 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 53% और जनसंख्या का 70% शामिल है। भारत के प्रथम स्वचालित राष्ट्रीय स्तर के गैस व्यापार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में एक कुशल और सुदृढ़ गैस बाजार को प्रोत्साहित करना और बनाए रखना तथा गैस व्यापार को बढ़ावा देना है। परिवहन ईंधन के रूप में LNG के अधिक उपयोग के साथ स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM द्वारा अब तक निष्पादित कार्यों के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी की जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वर्तमान तक निष्पादित कार्यों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किए गए कार्यों पर नाराजगी प्रकट की है। आपको संक्षेप में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कार्यों को बताते हैं। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लिखित समस्याओं का समाधान और पहचान, अनुसंधान और बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के तहत स्थापित किया गया था। इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। 18 सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता केंद्र द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों में शामिल हैं वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ व्यक्तियों को शामिल करने वाली वायु गुणवत्ता आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को एक तंत्र के विकसित होने तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संचालन और निगरानी का कार्य प्रत्यायोजित किया गया था। कृषि अपशिष्ट दहन के लिए जमीनी स्तर पर परिदृश्य की समीक्षा के लिए CPCB द्वारा 50 दलों को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स अर्थात मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में शामिल किया है। अमेरिका ने एक बार दोबारा भारत को संदिग्ध विदेशी विनिमय नीतियों और मुद्रा में हेरफेर करने वाले देश के रूप में अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। आपको बता दें कि भारत को अंतिम बार अक्टूबर 2018 में मौद्रिक निगरानी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन मई 2019 में इसे सूची से हटा दिया गया था। अमेरिकी सरकार द्वारा करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में उन देशों को चिन्हित किया जाता है जो डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करके अनुचित मौद्रिक प्रथाओं में शामिल होते हैं। किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में नामित करना तुरंत किसी कार्रवाई को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक देश के प्रति विश्वास को कम अवश्य करता है। करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में किसी देश को चिन्हित करने के लिए अमेरिकी मानदंड इस प्रकार हैं। अमेरिका के साथ उस देश का न्यूनतम $20 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष होना चाहिए। यदि विदेशी मुद्रा में हेरफेर की मात्रा उस देश के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक हो जाए, यदि उस देश का वैश्विक चालू खाता अधिशेष उसकी GDP के 2% से ज्यादा हो, तो उसे करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में डाला जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वस्तु व्यापार अधिशेष को बनाए रखा था, लेकिन हाल ही में इसने $20 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके अलावा पिछली 4 तिमाहियों में भारत ने $64 बिलियन यानी सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% के बराबर विदेशी मुद्रा की निवल खरीद की है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विरोध करने का संवैधानिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसानों को अपने सर्वथा उचित विरोध को तब तक जारी रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जब तक कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध उनका असंतोष हिंसा में परिवर्तित न हो जाए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसमें विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन शामिल है, लेकिन इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b)
नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान करता है। डाक पे ये भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल भुगतान ऐप है। इस ऐप का उपयोग डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं जैसे घरेलू मुद्रा अंतरण, QR कोड स्कैनिंग आदि के लिए किया जा सकता है। भारतीय डाक भुगतान बैंक डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसमें भारत सरकार की 100% इक्विटी है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिशासित है। ये संपूर्ण देश में विस्तारित भारतीय डाक विभाग के डाक नेटवर्क द्वारा भुगतान सेवाएं प्रदान करता है। भवन और निर्माण की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे वर्ष 2019 में भवन निर्माण क्षेत्रक वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड के 1/3 से अधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी था। विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के उच्च अनुपात के कारण CO2 उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ये उत्सर्जन उन क्षेत्रों में उच्च स्तरों तक पहुंच जाता है जहां विद्युत उत्पादन कार्बन गहन बना हुआ है। भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी ECBC वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है। वर्ष 2018 में आवासीय भवनों के लिए एक पृथक ऊर्जा संहिता इको निवास संहिता लागू की गई थी। योगासन एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में। आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है। इससे एथलीटों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नई तकनीकों और नई रणनीतियों का खेलों में प्रवेश सुनिश्चित होगा। ये योग को प्रोत्साहित करेगा, इसके लाभ के बारे में जागरूकता का प्रसार करेगा और लोगों के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण में सुधार करने में मदद करेगा। योगासन योग का एक अभिन्न महत्वपूर्ण घटक है। प्रस्तावित प्रतिस्पर्धाओं में पारंपरिक योगासन, कलात्मक योगासन जो कि एकल श्रेणी में होगा, कलात्मक योगासन जो कि युग्म श्रेणी में होगा और लयबद्ध योगासन युग्म श्रेणी में शामिल है। CMS-1। हाल ही में इसरो ने देश का 42वां संचार उपग्रह CMS-1 प्रक्षेपित किया। CMS-1 द्वारा आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका कवरेज भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह तक होगा। ये उपग्रह GSAT और INSAT श्रृंखला के बाद भारत द्वारा संचार उपग्रहों की नई श्रृंखला में प्रथम उपग्रह होगा। कॉर्पेट अभ्यास। हाल ही में भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच 35वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त आयोजित की गई। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यह अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक 162 देशों को रैंक प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें चीन को 129वीं, बांग्लादेश को 139वीं और पाकिस्तान को 144वीं रैंक प्रदान की गई, जबकि भारत 111वें स्थान पर है। सूचकांक में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना CCPWC। झारखंड सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना CCPW आरंभ की है। ये योजना गृह मंत्रालय द्वारा सह वित्त पोषित की गई है। इसका उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। CCPWC के प्रमुख घटकों में शामिल है एक राष्ट्रीय स्तर की साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का निर्माण करना, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अभियोजक को प्रशिक्षित करना, साइबर अपराध जागरूकता गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।